इस वीडियो में सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन तय की गई है। कुछ ऐसे नए नियम और अपडेट दिए गए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉपर्टी से संबंधित ये नए अपडेट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हाईकोर्ट के कुछ फैसलों का, कुछ नए ऐसे नियम जो सरकार ने तय किए हैं और एक देश के सभ्य नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। और प्रॉपर्टी से संबंधित ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें कुछ समय के साथ चेंज और बदलाव किए गए हैं। अक्सर ये कहा गया है कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार होता है, लेकिन एक ऐसा नियम है जिसमें बेटियों का अधिकार भी नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार इसमें यह बताया गया कि अगर एक पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई है तो ऐसी कंडीशन में बेटियों का पिता की उस संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि दोस्तों, हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब से लागू हुआ है तो उसके लागू होने के बाद ही बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना तय हुआ था। उससे पहले के किसी भी केस में बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के पास आया। हालांकि इस्लामिक कानून के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाया कि इस्लामिक कानून के अनुसार एक मुस्लिम बेटी को उसके पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 के बाद लागू होने के बाद बेटियों को संपत्ति से अधिकार मिलना शुरू हुआ, तो ये अधिकार और कानून 1956 के अधिकार लागू होने के बाद ही बेटियों को, जो मैंने आपको बताया, लागू होगा। उससे पहले के नियम के अनुसार उन बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। इसके बाद बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि अक्सर पति पत्नी के नाम से कोई संपत्ति खरीदते हैं, उसमें पैसा पति का लगता है, लेकिन संपत्ति पत्नी के नाम से खरीदी जाती है। तो ऐसी किसी भी संपत्ति में पत्नी का भी बराबर बराबर हक होगा। इसमें कोर्ट का यह कहना था कि भले ही वो पैसा पति ने कमाया हो और उस पैसे से उस संपत्ति को खरीदा हो, लेकिन पत्नी का भी उस पैसे को कमाने में पति के लिए बराबर योगदान रहता है। क्योंकि पत्नी अपने घर में 24 घंटे ड्यूटी करती है, घर की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है और साथ ही साथ पति की भी देखभाल करती है। तो ऐसी संपत्ति में से पति अपनी पत्नी को बेदखल नहीं कर सकता, वह उसमें बराबर बराबर भागीदार होती है, भले ही पति ने अपनी कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदा हो। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने विस्तृत डिटेल में बताते हुए ये कहा कि पति के लिए पत्नी अपना सब कुछ त्याग कर उस घर में आती है, बच्चों की देखभाल करती है, घर के लिए अपना जीवन सुख त्याग देती है और इसके बदले में वह किसी भी तरह की कोई सैलरी या तनख्वाह नहीं लेती, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। इसलिए उसकी संपत्ति में पत्नी का भी बराबर हक बनता है। इसके अलावा एक नया अपडेट यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह बताया कि तलाकशुदा पुत्री भरण पोषण के लिए अपने पिता पर ही निर्भर रहती है, उसका और कोई सहारा नहीं होता, और चूंकि पति ने उसको तलाक दे दिया होता है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक अविवाहित पुत्री का या विधवा पुत्री का अपने पिता की जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी संपत्ति पर बराबर अधिकार रहता है, लेकिन यह सिद्धांत तलाकशुदा पुत्री पर लागू नहीं होता है। ऐसा कोर्ट ने इसलिए कहा कि तलाकशुदा पुत्री अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है और उससे एक मुश्त कुछ रकम अपने भरण पोषण के लिए कोर्ट के द्वारा पा सकती है। लेकिन अविवाहित पुत्री हुई या ऐसी कोई पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, तो वह सिर्फ अपने पिता पर निर्भर रहती है, इसलिए उनका पिता की संपत्ति पर अधिकार बनता है, लेकिन तलाकशुदा पुत्री का अधिकार नहीं बनता। इसमें 1999 में एक तलाकशुदा पुत्री ने अपने पिता से भरण पोषण का दावा किया था, लेकिन बदले में कोर्ट ने यह कहा कि आप अपने पति से भरण पोषण मांगिए, आपके पिता से आपको भरण पोषण मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक नए अपडेट और नए नियम के अनुसार ऐसे पुत्रों को जो कि अवैध संतान हैं, उनको भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिले। दरअसल उत्तराखंड सरकार यूसीसी नियम लागू करने जा रही है, उसके अंतर्गत ये नियम आया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अवैध संतान को भी अपने बायोलॉजिकल पिता से उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यूसीसी कानून में उस पुत्र को क्या अधिकार हैं, बेटा और बेटी के क्या अधिकार हैं, इस अधिकार को आने से वैध और नाजायज बच्चों में जो असमानता का एक फर्क था, वो फर्क अब मिटने वाला है। और इसके अंतर्गत कुछ लोग जो घर वाली बाहर वाली का खेल खेल रहे हैं, यानी कि कोई रखेल रखते हैं और उससे उनको कोई संतान पैदा होती है जो कि नाजायज होती है, लेकिन वो नाजायज संतान भी
उस बायोलॉजिकल पिता से संपत्ति में दावा पेश कर सके। इसके अलावा गोद लिए बच्चे और बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों को भी उनके पिता की संपत्ति में हक और अधिकार मिलेगा। ये कुछ नए नियम हैं जो उत्तराखंड सरकार ने कुछ समय पहले लागू करने की सोची है। अब एक पति पत्नी को लेकर नया फैसला, नया अपडेट, जो कि पत्नी अपने पति की हैसियत और उसकी संपत्ति को देखकर उससे गुजारा भत्ता या उससे अपना भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये बताया कि इस कानून के तहत महिलाओं को वसूली का अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म सितारों में तलाक होता है तो करोड़ों रुपए की डिमांड वो पत्नी करती है जो तलाक लेना चाहती है। तो इस प्रकार कोई रईस फैमिली से कोई व्यक्ति किसी पत्नी को तलाक देता है तो वो पत्नी उसकी हैसियत को देखकर उससे भरण पोषण का दावा करती है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड करती है। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता सिर्फ उसकी लाइफ को सरवाइव करवाने का एक साधन है। उनके बच्चों की तालीम और पढ़ाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको उनका हक मिले, सिर्फ इतना करना है। ये नहीं कर सकते कि आप लाखों करोड़ों की वसूली करने लगे। अब इसमें नया अपडेट जो है वो ये है कि किसी भी कोर्ट कानून की सहायता लिए बिना अवैध कब्जादारी को आप अपनी संपत्ति से बेदखल किस प्रकार करें, यानी कि अपनी संपत्ति से कब्जे को पुनः प्राप्त किस प्रकार करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके तहत अगर आपकी जमीन, किसी भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, दुकान या शॉप पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो अब आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिना कोर्ट गए, बिना कानूनी सहायता के भी उस कब्जे को बेदखल कर सकते हैं, उस किराएदार को हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप उस प्रॉपर्टी के वैध मालिक हों, यानी कि लीगल मालिक हों और वास्तविक मालिक हों। कहने का ये मतलब है कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, वैलिड हो और कानून की नजरों में मान्य हो। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है शासकीय सहयोग से उस जमीन के कब्जे को हटा सकता है। उसके लिए उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, वह कलेक्टर के सामने पेश हो सकता है या अपने एरिया के बड़े पुलिस अधिकारी से जाकर मिल सकता है और बता सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर इस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस प्रकार का एक मामला 12-13 साल पुराना है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ था और उसमें फैसला करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप शासकीय सहयोग से अपने कब्जे को हटा सकते हैं या अपने एरिया के जिला कलेक्टर से मिलकर भी अपना वाद पेश कर सकते हैं और वहां जाकर आप ये बता सकते हैं कि फला प्रॉपर्टी मेरे खुद के नाम से है और इस व्यक्ति को मैंने इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को दिया था और इस तरह से ये काबिज हुआ और इसने इस पर अब अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और अब मुझको इसकी जरूरत है, तो उस व्यक्ति को तत्काल वहां से हटाया जाए। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें आप बिना कोर्ट जाए किसी भी संपत्ति को किसी भी किराएदार से खाली करवा सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक नया अपडेट है कि प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए ये कहा कि याचिका दायर करने में अगर किसी व्यक्ति ने देरी कर दी है तो उसके आधार पर उसको उसके हक और अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के एक फैसले में 21 साल की देरी के बाद याचिका को मंजूर कर लिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही आपने लेट याचिका दायर की हो, लेकिन इसके बावजूद आपको आपकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाए ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक नया अपडेट आपके लिए ये भी है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और बेटियों से और विधवाओं से भेदभाव करने पर भी उन्होंने ऐतराज जताया है और एक नोटिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भेजते हुए लिंग के आधार पर भेदभाव करने वालों को ऐसे किसी भी कानूनों को हटाए जाने का जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर भी एक बेटी की याचिका पर और इसके अलावा एक अन्य मामले में विधवा महिला द्वारा अपने ससुराल की संपत्ति में हिस्सेदारी के दावे को सुनवाई में लेते हुए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया और इसमें नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि इन कानूनों में ये भी प्रावधान है कि कोई विधवा महिला अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो मृत व्यक्ति की तरफ से मिली प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं रहेगा और इसके अलावा बेटी की अगर शादी हो गई है तो इस तरह के कई अधिकारों की भी उसमें बात कही गई है। इसके बाद एक नए अपडेट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि किसानों को अब अपनी जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार से प्रॉपर मुआवजा मिलेगा और उनको उनकी जमीन का मार्केट की वैल्यू के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद एक नया अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नीलामी में
खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कहा, उसको खरीदार को रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, तभी वह उस संपत्ति का वैध मालिक माना जाएगा। अगर उसने उस संपत्ति का पेमेंट कर दिया है या उसको कब्जा पत्र दे दिया गया है या कुछ डॉक्यूमेंट उसके पक्ष में जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्री उसके पक्ष में नहीं निष्पादित की गई है तो वो उस संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। इससे कई भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलरों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि वह किसी भी संपत्ति को एडवांस बुकिंग के तौर पर लेकर आगे से आगे बेच सकते हैं। अब इस प्रकार से वह इस संपत्ति का बेचान नहीं कर पाएंगे। किसी भी संपत्ति को बेचने के लिए उस व्यक्ति के पास मालिकाना हक होना जरूरी है और संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको रजिस्टर्ड सेल डील निष्पादित करवानी ही पड़ेगी। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही मान्य होगा। इसके बाद का जो अपडेट है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से संबंधित है और एक बिन ब्याही माँ के बेटे को 36 साल के बाद उसके बेटे को उसके जैविक पिता से उसकी संपत्ति में अधिकार मिला। इस फैसले के तहत बिन ब्याही माँ के बच्चों को, अवैध बच्चों को उनके पिता की, जो कि उनका जैविक पिता है, उसकी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी किसी भी महिला जिसकी उस व्यक्ति से शादी नहीं हुई हो और उससे उसको कोई संतान प्राप्त हो गई हो तो ऐसी संतान अपने पिता से उसकी संपत्ति में दावा कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अपडेट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह कहा कि नागा साधु किसी भी तरह की संपत्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि नागा साधु होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं से और इस दुनिया से अलग होते हैं, इसलिए उनका किसी भी संपत्ति की मांग करना, किसी भी प्रॉपर्टी में दावा करना हिंदू संस्कृति के विपरीत है। एक अन्य फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी गोद लिए हुए बच्चे के अन्य रिश्तेदार उस बच्चे की संपत्ति में अब भागीदार नहीं होंगे। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब भी किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके उन सभी रिश्तेदारों से बाकी के सारे संबंध खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जिस व्यक्ति ने उसको गोद लिया। तो चूंकि उस बच्चे के उन व्यक्तियों से संबंध खत्म हो चुके होते हैं जो कि उसके ओरिजिनल रिश्तेदार होते हैं, तो वो उसकी संपत्ति में किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर पुश करें। इसके साथ ही हमारे नियमित व्यूअर से हमारा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने मिलने वाले, जानने वाले दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।